नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अपने वीडियो में स्ट्रेट्स के बारे में। स्ट्रेट्स यानी जल संधि, इनका काम क्या है, इनका फायदा क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं। तो स्ट्रेट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्रेट्स बोलते किसे हैं। तो स्ट्रेट्स एक्चुअली में एक जल संधि, एक नैरो पैसेज होता है जहां से दो वाटर बॉडीज आपस में मिलते हैं, यानी दो वाटर बॉडीज को मिलाने वाले जो नैरो पैसेज को हम स्ट्रेट कहते हैं, और दो लैंड बॉडीज को अलग करने वाले नैरो पैसेज को हम स्ट्रेट कहते हैं। सेम बात है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, आप ध्यान से अगर देखिएगा, तो दो लैंड बॉडीज को आपस में अलग कर रही हैं और दो वाटर बॉडीज जो हैं इन्हें आपस में मिला रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ने से पहले एक अपने वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे मैप में क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आप देख सक रहे होंगे, तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एशियन कॉन्टिनेंट है। ये हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये हमारा अंटार्कटिका है। ठीक है, श्वेत महाद्वीप, जिसे वैज्ञानिकों के लिए समर्पित कहते हैं। तो चलिए इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे मिडिल ईस्ट के जितने भी हमारे स्ट्रेट हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, उनके बारे में, और यूरोप से जितने भी सटे हुए स्ट्रेट्स हैं उनके बारे में आज हम ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए आज का पहला स्ट्रेट के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो आज का पहला जो स्ट्रेट है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट यहाँ पे है। ये हमारा जो अरेबियन पेनिनसुला है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे ईरान से सटा हुआ एक स्ट्रेट है। ये इसे हम कहेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज की जल संधि। तो चलिए आगे देखते हैं ये किसे किससे जोड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और अलग करता है ईरान को ओमान से, ये ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपसे ईरान का कैपिटल पूछ ले तो ईरान का कैपिटल है तेहरान, और इनका जो करेंसी है वो है रियाल। पहले था लेकिन अभी हो गया है तोमन, जिसमें कि अगर आप ध्यान देने वाली बात है, एक तोमन बराबर करेंसी जो इनका है, एक तोमन बराबर 10,000 रियाल के बराबर इसका वैल्यू है। तो याद रखेंगे ईरान की नई करेंसी तोमन, इसने किसे रिप्लेस किया है, रियाल को। और उसके बाद अगला आता है ओमान। ओमान का अगर आपसे कैपिटल पूछ ले तो ओमान का कैपिटल है मस्कट, और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। और यहीं पे एक सटा हुआ देश है यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इनका भी अगर आपसे कैपिटल पूछ लिया जाए तो आप अबू धाबी लगा दीजिएगा, और उसके बाद में इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। ये ध्यान में रखिएगा। ये सभी जो है ये तीन कंट्रीज ये इर्द गिर्द हैं किन के, हॉर्मुज स्ट्रेट के। तो इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ओवरव्यू हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, और यहाँ पे ये दोनों को जोड़ता हुआ है यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमने अभी यूएई के बारे में बात किया था, तो यूएई के बारे में अभी बात किया तो उसने अभी इतिहास रचा है हाल ही में। इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि जो अरेबियन पेनिनसुला है, जितने भी उसमें कंट्रीज है, उसमें से सबसे पहला ऐसा देश बन के उभरा है जिसने कि कोई भी स्पेस मिशन को अंजाम दिया है। इसमें इनका स्पेस मिशन का नाम था यूएई का होप प्रोब मिशन, जो कि एक मार्स मिशन था। मार्स के ऑर्बिट में इनको सैटेलाइट को पहुंचाना था। तो ये एक मिशन था जो कि सक्सेसफुल रहा, और इसे डेवलप किया है किसने, तो ये यूएई का जो स्पेस सेंटर है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, यहाँ पे इन्हें डेवलप किया गया है होप प्रोब मिशन को। और इसे प्रक्षेपित कहाँ से किया गया है, लॉन्च किया गया है जापान से, जापानीज HIIA रॉकेट से, जिसे मित्सुबिशी कंपनी ने डेवलप किया। मित्सुबिशी एक जापानीज कंपनी है जो भारत में भी अभी काम कर रही है। तो चलिए इतना मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। होप प्रोब मिशन यूएई का है। आगे आगे अगर हम देखें तो आगे हैं हमारे शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान। ये है क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई। ये ऑफिशियल इनॉग्रेशन कर रहे हैं किसका, तो यही अभी जो हमने देखा होप मिशन का, होप प्रोब मिशन यूएई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये अगला स्ट्रेट हम देखेंगे
बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब जो है ये हमारा अगला स्ट्रेट है। अभी हमने हॉर्मुज पढ़ा था, तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, पहले ओवरव्यू लीजिए कि बाब अल मंडेब है कहाँ। तो इस जगह पे ये यमन से सटा हुआ एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंडेब। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ हम विस्तृत में देखते हैं बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब स्ट्रेट ऐसा स्ट्रेट है जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है? तो ये हमारा बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। और ये अलग किसे किसे करता है? तो यमन और जिबूती और इरिट्रिया को आपस में अलग करता है, या फिर इन देशों के बीच में बाब अल मंडेब है। अगर आपसे पूछ दे कि किन देशों के बीच में बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, तो आप लगाइएगा यमन, इरित्रिया और जिबूती। तो यहाँ अगर देखेंगे यमन का कैपिटल, यमन एक छोटा सा देश है, एक अरेबियन पेनिनसुला का एक कंट्री है। इसका जो करेंसी है, इसका जो कैपिटल है, सबसे पहले ये जानिए, यमन का कैपिटल है साना और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। ठीक है, यमन साना रियाल। और इरिट्रिया अगर आपसे पूछ दे, इरिट्रिया का हो जाएगा अस्मरा कैपिटल और इसका करेंसी जो है ये नक्फा है। याद रखेंगे, इरिट्रिया, अस्मरा और नक्फा। ठीक है, और अभी जिबूती के बारे में हम आगे देखेंगे, कुछ स्पेशल है। चलिए देखते हैं। पहले तो यहाँ देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो यमन के आसपास में और आपको जिबूती के आसपास में छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे, ये आइलैंड जो है ये बाब अल मंडेब में के आसपास के आइलैंड है। ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये सेवन ब्रदर्स, ये हमेशा पूछा जाता है कि सेवन ब्रदर्स किस स्ट्रेट के पास में एक आइलैंड है। तो ये आपको एकदम आप अब लगा सकते हैं, बाब अल मंडेब के आसपास का एक आइलैंड है। तो यहाँ याद रखिएगा 3-4 आइलैंड है। पैरिम है एक डुमिएरा है, और उसके बाद एक है रेड सियाना एक करके है, आपको एक सेवन ब्रदर्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। और एक यहाँ पे देखिए, यहाँ एक छोटा सा है सोकोत्रा आइलैंड, ये है आपको यमन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसका स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे यहाँ इनके जितने भी नौसैनिक वाहन वगैरह है, नौसैनिक जहाज है, यहाँ पे चारों तरफ से निगरानी करते हैं। ये कंप्लीट अरेबियन सी के तरफ, भारत के तरफ इनका निगरानी क्षेत्र है इसके माध्यम से। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये देखिए सोकोत्रा आइलैंड जो हमने अभी देखा था, इस पे खास तरह का एक पेड़ पाया जाता है, ट्री पाया जाता है, जो कि विश्व में सिर्फ सोकोत्रा आइलैंड पे पाया जाता है। इस ट्री का नाम है ड्रैगन रेड ट्री। इसलिए नाम रेड ट्री पड़ा है क्योंकि इनका जो पिगमेंट है वो रेड है। ये लाल रंग का पिगमेंट देते हैं। अगर इनको यहाँ से आप इनके बार्क को छीलिएगा तो यहाँ से रेड कलर का पिगमेंट देंगे, जिनका बहुत ही पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड यूज होता है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। ड्रैगन रेड ट्री कहाँ है? तो ये यमन में पड़ेगा। यमन में कहाँ? तो सोकोत्रा आइलैंड में। इसका वैज्ञानिक नाम यह है यहाँ डार्सियाना सिनेबारी। ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने अभी बोला था जिबूती के बारे में। जिबूती जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्दर्न ईस्ट में एकदम है। और अगर आप इसे देखेंगे डायग्राम के माध्यम से तो ये एक राइनोसोरस के सिर जैसा लग रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइनोसोरस के टस्क जो होते हैं, जो उसके सींग होते हैं, उस टाइप का ये आकृति लग रहा है। इसीलिए इसका नाम, यहाँ उपनाम इसे एक दिया गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी हमने यमन के बारे में पढ़ा था। यमन का एक आतंकवादी संगठन है हौथी रेबिलियंस। ये एक्चुअली में एक आतंकवादी संगठन, ऐसा आतंकवादी संगठन है जो वहाँ का एक समुदाय है, जैसे एक एसटी एक शेड्यूल ट्राइब, एक वहाँ के जनजाति हैं ये लोग अति पिछड़े हैं और इनको जैसे बहुत ही हमलावर हैं ये। अगर आप देखेंगे तुर्किश जो आपको है लड़ाके जो हैं, उनके टक्कर के ये, उनके लेवल के ये आतंकवादी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, यहाँ ऐसे बंदूक लिए हुए हैं जैसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बल्ले लेकर के घूमते हैं, उस तरह से इन्होंने यहाँ, ये हौथी रेबिलियंस के बच्चों ने, यहाँ देख सकते हैं आप, बंदूक वगैरह लेकर के ये पूरे चल रहे हैं काफिले में। तो याद रखेंगे, यमन अभी हाल ही में यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मतलब आतंकवादी हमला, नरसंहार इन्होंने किया है। इसीलिए यमन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हौथी रेबिलियन कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये है यमन का। चलिए आगे।
आगे अगर हम देखेंगे तो अगला स्ट्रेट, अभी हमने यहाँ दो स्ट्रेट पढ़ा है, यहाँ पे हमने एक हार्मोज स्ट्रेट पढ़ा है और यहाँ पे हमने अभी बाबेल मंदब के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी की ओर जितने भी हमारे स्ट्रेट हैं उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये इस जगह पे है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो चलिए आगे देखते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे जिब्राल्टर स्ट्रेट किनको किन से जोड़ रहा है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, यानी अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो जिब्राल्टर एकदम लगा दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जल विभाजक है वो कौन सा स्ट्रेट है, तो वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इतना ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्पेन है, स्पेन में बुल फाइट बहुत ही फेमस है, यहाँ का फेमस जो स्पोर्ट है वो है बुल फाइट। और स्पेन का जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। और उसके बाद में मोरक्को जो है, मोरक्को का कैपिटल है रबात, इतना ध्यान में रखेंगे, मोरक्को रबात, और स्पेन जो है वो मैड्रिड है यहाँ का कैपिटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम अपना अगला स्ट्रेट देखेंगे जो है स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो। स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो अगर देखेंगे तो बिल्कुल ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जिब्राल्टर जो यहाँ पे है, जिब्राल्टर के जस्ट ईस्ट में यहाँ अगर हम देखेंगे एक यहाँ दो द्वीप दिख रहे होंगे आपको अलग अलग, तो इन दो द्वीपों के बीच में ही क्या है, स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो है। तो इसे हम देखते हैं, और स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो का एक खासियत है कि ये बिल्कुल ही भूमध्य सागर में है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो के बारे में। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो जो है, स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो फ्रांस का एक हमारा छोटा सा द्वीप है कॉर्सिका, कॉर्सिका द्वीप, और इटली का एक द्वीप है सार्डर्निया। तो कॉर्सिका और सार्डर्निया के बीच में ही क्या है, स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो है। और स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो किसको किससे जोड़ता है, तो टेरेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। इतना ध्यान में रखेंगे हमेशा कि स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो कहाँ है, तो ये है आपको मेडिटेरेनियन सी में। और स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो किसको किससे जोड़ता है, तो मेडिटेरेनियन सी को टेरेनियन सी से जोड़ता है। एक्चुअली में टेरेनियन सी एक मेडिटेरेनियन सी का एक नॉर्दर्न एक्सटेंशन ही है, ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। टेरेनियन एंड मेडिटेरेनियन को जोड़ने वाला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो। और किनके बीच में है, तो कॉर्सिका और सार्डर्निया के बीच में है। आपसे अगर पूछ दे फ्रांस का एक द्वीप जो है जो कि भूमध्य सागर में है वो कौन सा द्वीप है, तो वो है कॉर्सिका। और इटली का कौन सा द्वीप है जो कि भूमध्य सागर में है, तो वो है सार्डर्निया, इतना ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मैसीना। अभी हमने देखा, हम यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हमने प्रवेश किया है। एक हमने महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया मैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, किस चीज की संज्ञा दी गई है, तो ये है भूमध्य सागर की कुंजी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एकमात्र यही एक जल द्वारा यहाँ प्रवेश करने का रास्ता है। आपको अगर यहाँ प्रवेश करना है, अगर आपके लीबिया या इजिप्ट के आपको उत्तर में आना है अगर, तो आपको यहाँ जिब्राल्टर से होकर के ही आना पड़ेगा, अगर आपको जहाज या शिप से आना है तो ये ध्यान में रखेंगे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जिब्राल्टर देखा, स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो देखा। अब हम जस्ट इसके थोड़े और आगे आ गए हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मैसीना। स्ट्रेट ऑफ मैसीना देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैसीना जो है ये इटली के सिसिली द्वीप जो है, सिसिली जो है ये इटली का एक द्वीप है, इसके बीच में है। इटली और सिसिली के द्वीप के बीच में क्या करता है, ये एक जल द्विभाजक है, जल संधि है। यानी किसको किससे अलग कर रहा है, तो सिसिली को इटली से अलग करने वाला जल संधि या स्ट्रेट मैसीना। ध्यान में रखेंगे हमेशा कि इटली जो है, इटली को सिसिली से अलग करने वाला एक जो आपका स्ट्रेट है वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ मैसीना, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैसीना ध्यान में रखिएगा। और ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है, ये हमारा जोड़ता है आयोनियन सी को, आयोनियन सी को भूमध्य सागर से, आयोनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक जल संधि है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली की अगर आपसे कैपिटल पूछ दे, इटली की कैपिटल जो हो जाएगा रोम हो जाएगा। इटली का कैपिटल रोम है और यहाँ का मुद्रा यूरो है। इटली, रोम और यूरो ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए इटली हमने देखा, तो इटली में जैसे हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ इटली में भी एक सभ्यता पाई जाती थी बहुत पहले। तो ये 10 सासी केव्स करके जो गुफा वाले घर थे, ये यहाँ खोजे गए थे, जो कि पेलियोलिथिक एज के थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए सासी केव्स किस देश में एक गुफा वाला एक पेलियोलिथिक एज का एक घर का ढांचा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इटली का है, और अभी भी यहाँ लोग निवास करते हैं। सासी केव्स इटली। आगे अगर देखेंगे तो ये कोलोसियम ऑफ रोम है, यानी रोम का जब साम्राज्य था उस समय कोलोसियम का निर्माण किया गया था। यहाँ नाट्य कला होता था, थिएटर आर्टिस्ट वगैरह यहाँ अपना कला दिखाते थे। और उसके बाद में भी रोमन साम्राज्य ने यहाँ जो यातनाएं दी जाती थी लोगों को बहुत तरीके से, तो वो सब यहाँ दिया गया। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है, ये हम कभी देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप याद रखिएगा कोलोसियम कहाँ है, तो ये इटली में है। अभी इटली जो है, इटली से बहुत सारे जो है यात्री भी हुए, यानी जो जिन्होंने विश्व का भ्रमण किया, जिसमें से सबसे अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटालवियन यात्री हुए, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने चाइना का बहुत ही अधिक अगर देखेंगे तो इन्होंने चाइना को डेराइव किया है, बहुत ज्यादा ही इन्होंने चाइना में वक्त भी बिताया है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये राजा हैं कबुलियाई खान। ठीक है, तो कबुलियाई खान जो है इनके सामने बिल्कुल ही लगता है जैसे नतमस्तक होते हुए मार्को पोलो। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये मार्को पोलो का जो है रास्ता यहाँ दिखाया गया है कि इन्होंने कहाँ से होकर के स्टार्ट किया अपनी यात्रा को। तो इटली से इन्होंने स्टार्ट किया है और ये चाइना होते हुए, फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो इधर तरफ में हमारे म्यांमार तरफ में आए, उसके बाद में मलेशिया इंडोनेशिया होते हुए फिर वापस चले गए। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मार्को पोलो भारत में कहाँ आए थे, तो भारत में कालीकट में इन्होंने थोड़ा देर के लिए रुके थे, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो यहां से फिर ये वापस चले गए अपने इटली। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इब्न बतूता। इब्न बतूता अगर देखेंगे, इब्न बतूता भारत कब आए थे? 1333 में इब्न बतूता भारत आए थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये तुगलक वंश के समय आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक हुए, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्हीं मोहम्मद बिन तुगलक के जो दरबार में सबसे पहले आए थे इब्न बतूता 1333 में, और इन्हें 1336 में इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। और इन्होंने एक खास एक पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने, रेहला। ये ध्यान में रखेंगे, इब्न बतूता द्वारा लिखी पुस्तक रेहला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का ये है हमारे निकोलो कांटी। ये भी इटालवियन यात्री हुए, लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के समय में ये भारत आए थे, और ये भी देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे भारत, जो कि हमारे तुलुग वंश से संबंधित थे। अगर देखेंगे, अगर आप विजयनगर साम्राज्य को, तो विजयनगर साम्राज्य 4 भागों में विभक्त है। सबसे पहले अगर देखें तो संगम, फिर सुलुग, फिर तुलुग, फिर आरवीडू वंश इनका आता है। तो ये है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और ये आए थे देवराय प्रथम के समय में विजयनगर। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है। तो चलिए हम अपना अगला स्ट्रेट देखते हैं। हमारा अगला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो जो है, ये बिल्कुल ही हम अभी जिब्राल्टर से होते हुए आगे बढ़े थे स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो, फिर स्ट्रेट ऑफ मैसीना हमने देखा यहाँ पे, और बस इसके ठीक अगर हम यहाँ थोड़ा ऊपर बिसाइड अगर होकर के आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे है हमारा स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो के बारे में क्या है अभी हम आगे देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो की खासियत ये है कि ये 2 देशों के बीच में है, यानी ये अल्बानिया और इटली के बीच में है, यानी अल्बानिया और इटली के बीच स्थित एक स्ट्रेट कौन सा है? तो ये है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। और ये किसे किससे जोड़ती है? तो स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो किसको किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है एड्रियाटिक सागर को
एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से, इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने अभी देखा अल्बानिया, अल्बानिया और इटली, इटली के बारे में हमने अभी बहुत कुछ देखा। तो अल्बानिया का अगर आपसे कैपिटल पूछ दे तो क्या लगाइएगा? अल्बानिया का कैपिटल है तिराना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अल्बानिया का कैपिटल क्या है? तिराना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा कैपिटल, आगे जो हम स्ट्रेट देख रहे हैं, आगे का स्ट्रेट हमारा है डार्डेनलीज स्ट्रेट। डार्डेनलीज स्ट्रेट अगर देखेंगे तो ठीक अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने यहाँ पढ़ा था स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। अब यहाँ से जब हम ग्रीस होते हुए यहाँ टर्की के आसपास में जब हम पहुंचेंगे, कहाँ से? तो हम अल्बानिया होते हुए, ग्रीस होते हुए ऐसे घूम करके जब हम यहाँ एक पहुंचेंगे टर्की के पास में, तो यही सबसे स्टार्टिंग में है हमारा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज के बारे में। देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज। ये क्या करता है? ये सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। तो हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है, तो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज, ठीक है। इसे और क्या नाम से जानते हैं? स्ट्रेट ऑफ गलीपोली। अगर आपसे स्ट्रेट ऑफ गलीपोली अगर पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज ही आपसे पूछ रहा है, लेकिन एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। डार्डेनलीज और गलीपोली एक ही चीज है। तो डार्डेनलीज किसे किससे जोड़ रहा है? स्ट्रेट जो है ये मरमरा सागर को आयोनियन सागर, एजियन सागर से जोड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक विशेषता है इसका, ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये टर्की का यूरोपियन पार्ट है जिसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। टर्की के यूरोपियन पार्ट और टर्की के एशियन पार्ट को अलग करने वाले दो स्ट्रेट हैं। पहला स्ट्रेट अभी हम पढ़ रहे हैं डार्डेनलीज, या उसको बोलेंगे स्ट्रेट ऑफ गलीपोली, और दूसरा स्ट्रेट यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। ध्यान में रखेंगे जो टर्की के यूरोपियन पार्ट और टर्की के एशियन पार्ट को अलग करने वाला एक स्ट्रेट है, वो कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज और स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, ठीक है। और उसके बाद बीच में अगर आपसे सागर के माध्यम से पूछ दे तो ये आप मरमरा सागर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाला स्ट्रेट डार्डेनलीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और जो मैं अभी बताना चाहता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ अगर देखेंगे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज के बारे में ही यहाँ समझाया गया है। ये गलीपोली जो है इसका अन्य नाम है, ये ध्यान में रखेंगे। ये इधर में हमारा एजियन सी है और ये सी ऑफ मरमरा है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस जो है, अभी हम यहाँ क्विक रिवीजन लेंगे। जिब्राल्टर से होते हुए हम यहाँ बोनीफेसियो पहुंचे, बोनीफेसियो स्ट्रेट होकर के हम स्ट्रेट ऑफ मैसीना पहुंचे। स्ट्रेट ऑफ मैसीना से हमने ओट्रेंटो का सफर किया और ओट्रेंटो से हमने ग्रीस होते हुए हम टर्की तरफ पहुंचे और टर्की में हमने डार्डेनलीज का सफर तय किया। अब डार्डेनलीज के आगे हम क्या देखेंगे? तो स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। बास्फोरस को हम लोग स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये इस्तांबुल जो है टर्की का यूरोपीय पार्ट को टर्की के एशियन पार्ट से अलग करता है। और जो बास्फोरस स्ट्रेट है वो ब्लैक यानी काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस या फिर स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल, ध्यान में रखेंगे। और ये इसकी एक और विशेषता है कि ये विश्व का सबसे नैरोएस्ट यानी सबसे संकीर्ण आपका जल संधि है। सबसे संकीर्ण जल संधि कोई है तो वो कौन है? तो वो है यही बास्फोरस स्ट्रेट। बास्फोरस स्ट्रेट ध्यान में रखेंगे वर्ल्ड्स नैरोएस्ट स्ट्रेट है। और अगर आपसे पूछ दे वर्ल्ड्स ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट तो क्या लगाएंगे? डेविस स्ट्रेट, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डेविस स्ट्रेट ब्रॉडेस्ट एंड बास्फोरस स्ट्रेट नैरोएस्ट। चलिए आगे आगे अगर देखेंगे तो बस अभी हमने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ हमने देखा स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, यानी ठीक इसके बगल में, मैं जरा जूम कर लूं, देखिए हमने अभी यहाँ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज के बाद हमने स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस देखा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। यहाँ एक आपको रास्ता दिख रहा होगा, संकीर्ण रास्ता, ठीक है। ये जो जल मार्ग है
ये जो जल मार्ग आप देख रहे हैं जल संधि, इसे ही क्या कहते हैं, कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट अब हम देखेंगे आगे, तो चलिए देखते हैं कर्च स्ट्रेट के बारे में। कर्च स्ट्रेट एक्चुअली में क्या है, ये एजोब सागर को काला सागर से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है। ध्यान में पहले ये रखना है कि कर्च स्ट्रेट किसे किससे जोड़ रहा है। बिल्कुल ही काम एंड क्वाइट होकर के सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है, बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा स्ट्रेट्स में। तो चलिए देखते हैं कर्च स्ट्रेट, ये एजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है क्रीमिया है, ये क्रीमिया विवादित है यूक्रेन और रूस के बीच में। जैसे कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे पीओके, बस वैसे ही ये क्रीमिया है। क्रीमिया जो है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में विवादित है। अभी हाल ही में 2014 में रशिया ने इसे बलपूर्वक अपने में मिला लिया है और बलपूर्वक ये यहाँ पे शासन चला रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे एक पतला सा ये ब्रिज के थ्रू इन्होंने कनेक्ट कर रखा है, यानी क्रीमिया को अपने रसिया से कनेक्ट कर रखा है एक ब्रिज के माध्यम से। उस ब्रिज का क्या नाम है, तो उस ब्रिज का नाम है क्रीमिया ब्रिज। एकदम सिंपल है, क्रीमिया ब्रिज। और क्रीमिया पर अभी तत्काल में कब से अधिकार पे है, तो 2014 से। ध्यान में रखेंगे, ये है कर्च स्ट्रेट के बारे में। आगे देखिए, ये जो ब्रिज बनाया गया है, क्रीमिया ब्रिज जो रशिया के द्वारा बनाया गया है क्रीमिया को अपने साथ एक जोड़ने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मार्ग के लिए, ये ध्यान में रखेंगे। कर्च स्ट्रेट यहाँ पे है, ये है हमारा सी ऑफ इजोव, ये ब्लैक सी है, इन दोनों को जोड़ता है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे का स्ट्रेट क्या है। अगला स्ट्रेट, अभी हम देखिए यहां हमने अभी बहुत कुछ देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रेट थे मजाक मजाक में अभी हमने सारा कंप्लीट किया है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने अभी देखा हॉर्मुज स्ट्रेट, यहाँ बाबेल मंदब स्ट्रेट, और यहाँ जिब्राल्टर, यानी कि भूमध्य सागर की कुंजी से हमने प्रवेश करके यहाँ जितने भी स्ट्रेट है सभी को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पहुंच गए कर्च स्ट्रेट तक। इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम देखेंगे यूरोपियंस, जो यूरोप है उसके वेस्टर्न पार्ट में, जो जो स्ट्रेट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे जो भी स्ट्रेट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम अगला स्ट्रेट, अभी यहाँ हम देखेंगे डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट जो यहाँ पे है बिल्कुल इस जगह पे, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है और जो फ्रांस है उसके जस्ट एकदम बीचों बीच अगर देखेंगे तो हमारा डोवर स्ट्रेट है। तो देखते हैं डोवर स्ट्रेट क्या है। डोवर स्ट्रेट जो है ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ता है, यानी उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है, तो डोवर स्ट्रेट। ध्यान में रखिएगा। और किसके किसके बीच है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के जो इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम का इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। और ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल के बारे में आपने सुना होगा, ये जो प्रथम भारतीय थे इंग्लिश चैनल पार करने वाले, यही इंग्लिश चैनल का बात होता है। तो ये इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। ठीक है, ये पुरुष में थे। अगर आपसे महिला में पूछ दे तो आरती साहा लगाइएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा और प्रथम पुरुष तो मिहिर सेन। ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है, जल संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का स्ट्रेट हमारा। तो आगे का स्ट्रेट देखिए, ये इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी है, इन्हें जोड़ता है हमारा कौन सा स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। ध्यान में रखेंगे, क्विक रिवीजन भी करते चलना है। चलिए अब हमारा ये अगला चैनल क्या है, नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। ये कुछ यहाँ पे है इस जगह पे, यानी कि जो आयरलैंड है और जो स्कॉटलैंड है यूके का, उनके बीच में स्थित है नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल को हम देखते हैं विस्तार से। ये देखिए नॉर्थ चैनल जो है, ये नॉर्थ आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, एक प्रांत है, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित, उनको अलग करने वाला एक जल संधि है। उनको अलग करने वाला एक जल संधि है। तो किन्हें किन्हें अलग करता है,
आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड को और स्कॉटलैंड को अलग करने वाला एक चैनल या एक जल संधि है नॉर्थ चैनल। और ये किन्हें किन्हें जोड़ता है? जल संधि है तो किसी को तो जोड़ता ही होगा, वाटर बॉडी को। ये वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशियन एंड आयरिश ओशियन। अटलांटिक ओशियन और आयरिश ओशियन को जोड़ने वाला जल संधि नॉर्थ चैनल है, इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम आगे जरा देखते हैं। अगर आप देखेंगे ये यूनाइटेड किंगडम, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ये सब इंग्लैंड, ये क्या अलग हैं या एक हैं? तो इन्हें हम एक बार क्विक देख लेते हैं तुरंत, क्या है ये। चलिए देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम अगर देखेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक प्रांतों का एक समूह है और ये सभी आपस में मिलकर के एक द्वीपीय, ये एक राष्ट्र है, ये एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को छोड़ दिया जाए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड गणतंत्र है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये चार प्रांत जो है, चार प्रांत मिल करके यूके बनाते हैं। कौन कौन है? नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। यानी हम पे जो शासन हम पे किया था, ये पूरे यूके यानी पूरे यूनाइटेड किंगडम ने नहीं किया था, ये सिर्फ इंग्लैंड ने किया था, जो कि फ्रांस से सटा हुआ है। जहां पे यहाँ डोवर स्ट्रेट के बारे में हमने जो पढ़ा था, ठीक है। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि मैंने आपको जितना समझाने का कोशिश किया है उसे आपने बेहतरीन ढंग से समझा होगा। और अगर आपको इसे रिवीजन करना है तो एक बार और आप इसे देखें वीडियो को, तो आप अच्छे से बिल्कुल समझ जाओगे। ये एक पिक्टोरियल व्यू के माध्यम से हम समझा रहे हैं। एक बार अगर आप समझ गए तो कभी आपको एग्जामिनेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्यार देते रहें। और चलिए हम अपने अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।